न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश के प्रदेशों में जब कभी विधानसभा के सत्र की बात होती है तो माना जाता है कि मुद्दों से जुड़े सवाल जवाब को लेकर सदन में गहमा-गहमी का माहौल बनने के कयास तेज होते दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अब तो सदन के अंदर सत्र की कार्रवाई बाद में होती है, जबकि सदन के बाहर सत्र से पहले अलग माहौल बनाने की जद्दोजहद विपक्ष करता दिखाई देता है। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सदन के बाहर ही हंगामे के हालात बनने के संकेत मिलने लगे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ विपक्ष का कृषि कानूनों को लेकर विरोध। कांग्रेस ही पहले दिन ट्रैक्टर ट्रॉली से विधानसभा पहुंचेंगे और नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। विरोध प्रदर्शन में पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पदाधिकारी इसे लेकर रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी गई है। विपक्षी सत्र की अवधि महज 3 दिन के होने को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कोरोना का असर भी विधानसभा में देखा जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही कोरोना का बड़ा धमाका हुआ है। विधानसभा के 60 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, तो 2 विधायक भी कोरोना की जद में आ गए हैं। ऐसे में सत्र को लेकर एक बार फिर संशय की स्थिति बनती दिखाई देने लगी है। सत्र होगा या नहीं, या फिर अगर होगा तो वर्चुअल तरीके से सदस्य जुड़ेंगे। सत्र, कोरोना और सियासत, जी हां, यही है बात मुद्दे की। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 3 दिनों तक चलेगी। विधानसभा की कार्यवाही। कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी। किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का करेंगे घेराव। कमलनाथ और कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से पहुंचेंगे विधानसभा। मध्य प्रदेश में भी हमने ये तय किया कि हम 28 तारीख को देश के और प्रदेश के अन्नदाताओं पर जो काला कानून लागू किया जा रहा है उसका विरोध समूचे प्रदेश का अन्नदाता करेगा। विधानसभा के सत्र में लगभग 950 प्रश्न लगे हैं विधायकों के, जो जनहित के लिए बड़े उपयोगी हैं। लगभग 200 ध्यान आकर्षण लगे हैं जो ज्वलंत मुद्दों पे सरकार से पूछे जा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों को पूर्ण रूप से त्रस्त कर दिया, आज ट्रैक्टर पर चढ़कर ये एक्टिंग करना चाहती है। कांग्रेस के बयानों से साफ है इस बार का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस बार का विधानसभा सत्र इस लिहाज से भी काफी अहम है कि बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए धर्म स्वतंत्र विधेयक को शिवराज सरकार पास कराना चाहेगी। लोभ, लालच है, हम में रख के धोखा दे के मोबाइल आ रहा पीछे किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। लेकिन इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा ले, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरह का करने की। ये शादी को सूनी घोषित करने का प्रावधान है। इस शादी को जो लालच, डर और प्रलोभन दे के कराई जाती है, दबाव में कराई जाती है, उसको सूनी घोषित करने। उस शादी को जो कराएगा उसको भी सजा का प्रावधान है, जो सहयोग करेंगे उसे भी सजा का प्रावधान है। इस बार का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। बिल्कुल रणनीति पर रणनीति। सदन
विधानसभा को घेरने को लेकर रणनीति, कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति, तो विपक्ष को जवाब किस तरह देना है सरकार को, इसको लेकर रणनीति बनती दिखाई दे रही है। रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये सत्र शुरू होगा तब पता चलेगा। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सत्र, कोरोना और सियासत। जिस तरह से 28 दिसंबर से आपको बता दें शीतकालीन सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा का शुरू हो रहा है और इसको लेकर अभी से हंगामे की स्थिति बनती दिखाई देने लगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता विकास बोंद्रे जी रहेंगे, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी। तो विकास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने एक अलग रणनीति बनाई है, ट्रैक्टर बैलगाड़ियों पर जाएंगे, सदन का घेराव करेंगे और जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार की तरफ से पारित किए गए उनका विरोध किया जाएगा, सदन को घेरा जाएगा। किस तरह देख रहे हैं इसको? अब कांग्रेस अपने खुद के हुकूमत का विरोध करने पे उतारू हो गई है, तो इसे उनकी राजनीतिक सुचिता तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है योगेंद्र यादव जी बैठे हैं, वो तो खेती किसानी से जुड़े रहे हैं। योगेश यादव जी समझना चाहिए। विकास जी अभी जुड़े नहीं है, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे जी। हाँ, आप उनसे पूछिएगा ना, वो तो खेती किसानी से जुड़े रहे हैं। अगर किसान को सुविधा के तौर के ऊपर अपने माल बेचने के लिए बेहतर बाजार के विकल्प मिल जाएं, दूसरा उससे जो कॉन्ट्रेक्चुअल खेती पहले भी होती थी और पहले भी उसके लिए नियम थे, भू राजस्व संहिता में भी नियम थे, मंडी एक्ट में भी नियम थे और वैसे भी आपसी करार से संबंधित नियम होते, अगर उनको किसान के पक्ष में मजबूत करते हुए सरकार उसमें आने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए एक बेहतर विकल्प दे तो उसमें क्या दिक्कत है। तीसरी चीज, अगर किसान से खरीदी करने वालों की क्षमता में और संख्या में वृद्धि हो सकती है, जिससे कि डिमांड सप्लाई गैप संतुलित होगा, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लायर को भी ज्यादा, मतलब सप्लायर कौन है, किसान, उसको भी ज्यादा धनराशि प्राप्त हो सकेगी। अगर किसान के ये हित में हो रहा है तो इसमें कांग्रेस को क्यों कोई दिक्कत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही कि कांग्रेस खुद के घोषणा पत्र को अब उल्लंघन करने के लिए इस सब तरह के राजनीतिक प्रपंच रचने जा रही है, ये राजनीतिक दल दिवालियेपन का उदाहरण है। चलिए, बिल्कुल फिर रुक करूंगा। थोड़ी देर बाद योगेश यादव जी जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए, एक तरफ दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में सरकार और उनके बीच बातबंदी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन शुरुआत से ही जिस तरह कांग्रेस इस मामले को लेकर भुनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, अब 28 तारीख से शीतकालीन सत्र है मध्य प्रदेश विधानसभा का, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात निकलकर सामने आ रही है, किसानों के हक में समर्थन देने की बात कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है, क्या कहें? देखिए, आपको बता दें, करीब पिछला लोकसभा चुनाव हुए और केंद्र में मोदी जी की दोबारा सरकार बने हुए 1.5 साल का समय होने को है। इस अवधि में कांग्रेस को ऐसा कोई बड़ा मुद्दा हाथ नहीं लगा है जिस पर वह सरकार को पूरे देश में घेर सके जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को किसान आंदोलन के बहाने एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और कांग्रेस इस मुद्दे को हर हाल में भुनाना चाहती है जी। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास और उसके चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है, अधिकांश वो किसान हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों से आस्था रखते हैं जी। उस मामले में आपने देखा होगा कि अभी 1 दिन पहले कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और तमाम नेताओं ने दिल्ली में एक मार्च निकालने का भी प्रयास किया था जी। तो किसी भी विपक्ष के राजनीतिक दल के हिसाब से अगर आप देखें तो स्वाभाविक है कि वो सत्ता पक्ष को घेरने का हर संभव प्रयास करेगा जी। लेकिन उसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि आखिर वह किन मुद्दों पर सरकार को घेरने जा रहा है जी। उससे हमारे देश की जनता को, किसानों को या किसी अन्य वर्ग को कितना नफा और नुकसान होने वाला है जी। राजनीति में का यह दुर्भाग्य माना जाए कि विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है जी। उसमें अच्छी चीज क्या है
बुरी चीज क्या है, इसका ना तो आकलन किया जाता है और ना इस मामले को लेकर कोई चीज तय की जाती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का अपना धर्म है, विपक्ष में होने के नाते 28 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें वो सत्ता पक्ष को घेरने का उसका अधिकार है, लेकिन साथ ही विपक्ष का भी एक अधिकार तब होता है कि वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी दल विपक्ष में रहे उससे सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना ही चाहिए। बिल्कुल। किसान का मामला ठीक है, क्योंकि यह मौका किसान आंदोलन का है, इसलिए वो किसान के मामले में इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। अन्यथा मध्य प्रदेश में भाजपा। चलिए बिल्कुल, फिर रुक करूंगा सूर्यकांत जी, एक बार फिर आपकी तरफ। योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। योगेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। चर्चा शुरू हुई, विकास बोंद्रिया जी जिस तरह से बात कहते नजर आए थे, उनका सवाल था आपसे, आप जुड़ नहीं पाए थे। उनका कहना है कि योगेश यादव जी खुद खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही। विकास बोंद्रिया जी ने यह भी कहा कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो किसानों को फायदा होगा, और कि जो कानून लाए गए किसानों के हित में कानून है, काले कानून कहीं से नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, विधानसभा घेरने की तैयारी कांग्रेस करती दिखाई दे रही है, इसको लेकर उन्होंने भी आपसे सवाल किया, क्या कहेंगे योगेश जी? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि अभी विकास जी जो एक बहुत अच्छी कृषक जगत पत्रिका निकालते हैं, वो स्वयं अंदर से इस बात से अनुभूत है। उनकी आत्मा स्वयं कह रही है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कह रहे हैं, और उस में जो भी उनका बात वक्तव्य कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं से झूठ कर आ रहा है। इसको अन्यथा ना लें। कृषि जिसमें 3 पॉइंट्स है। मैं स्वयं किसान हूं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं विकास जी, आप स्वयं बताइए कि पहले विधायक में पहला पॉइंट है हमारा किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक। इसकी परिभाषा अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक। आप प्रश्न करके आप बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से क्या संरक्षण प्राप्त किया जा रहा। तीसरा सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु विधेयक अधिनियम। अब ये तीनों विधेयक में कहीं भी किसान को इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उसको कितना इंश्योर्ड किया जा रहा है। मैं आपको एक मोटी बुद्धि से, किसान बुद्धि से आपको स्पष्ट कहता हूं कि आज जो मटर हम 20 रुपए 25 रुपए जाकर थोक में 15 रुपए के भाव से 10 रुपए के भाव से हम बेच देते हैं, हम उतने ही पे सुकून पाते हैं कि वो अपने मटर हमारी बाजार में बिक रही है। अब आपका टाटा बिरला अंबानी आएगा, हमारे किसानों को खेत में खरीद लेगा, हमारी मटर को खरीद लेगा। वही मटर फ्रोजन मटर बनकर जब मॉल में जाएगी तो आप 250 ग्राम मटर 50 रुपए 60 रुपए में पैकेजिंग देंगे। मैंने जहां तक अध्ययन किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग व्यवसाय में भारत की संभावनाएं 200% है पैकेजिंग व्यापार में। तो अडानी और अंबानी जैसे व्यापारिक संगठन के लोगों ने सोचा कि यहाँ पर पैकेजिंग का व्यापार ज्यादा से ज्यादा शुरू किया जाना चाहिए। किसान इसलिए ठगा महसूस किया जाएगा कि जिस समय आप 10 रुपए आलू हम जब देंगे तो आप आलू लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं लगेगा 20 रुपए किलो आलू जाए या 30 रुपए किलो आलू जाए तो आप हमारे आलू को उठाना पसंद नहीं करेंगे। योगी जी, ये माना जाए कहीं ना कहीं किसान अन्नदाता ठगा जा रहा है, किसान अन्नदाता ठगा जाएगा, इस तरह से ही माना जाए? मंडी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूंजीपति और उद्योगपति के अधीन कृषि आधारित क्यों की जा रही है? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करने में केंद्र सरकार को, कल नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य मैंने सुना, आप भी आज भी एमएसपी लागू करने में आपको संशय क्यों है? आपको ये नहीं लगता कि एकाधिकार पर मनमानी होगी? जिस दिन आप मिनिमम सपोर्ट भाव नहीं, या तो आप ये तय कर दीजिए कि हम 25 रुपए किलो से आलू कम नहीं लेंगे। इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है, क्योंकि किसानों का शोषण होगा। आप हमसे आलू 10 रुपए किलो खरीदेंगे और 200 रुपए की वेपर्स बनाकर 200 रुपए में 250 बिल्कुल। योगी जी, फिर रुक करूंगा, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, एमएसपी बरकरार रखी जाएगी, उसमें बदलाव नहीं होगा, ये बात कहते दिखाई दी है। जी योगेश जी, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। क्या कहेंगे विकास जी? किसान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और जो है औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने की बात इस कानून से जोड़कर कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस तरह से कोरोना काल चल रहा है, सत्र काफी छोटा है, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे विकास जी? छोटा
है ये तो देखिए, जो विधानसभा सत्र की बात आप कर रहे हैं, इसमें तो एक समिति होती है जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर वगैरह सब होते हैं। वो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि कितना लंबा जाना चाहिए, कितना नहीं। तो मुझे लगता है इस मामले में कोई विवाद नहीं है। ठीक है, उस समिति कक्ष के बाहर हम सब तरह की राजनीतिक चर्चाएं कर सकते हैं और राजनीतिक धर्म निभा सकते हैं। मुझे लगता है उस पे चर्चा का औचित्य नहीं है। जो किसान से जुड़ी बात योगेश जी कह रहे हैं, देखिए तो मैं यूं कहूंगा कि कुछ राजनीतिक दल एक भ्रम फैला रहे हैं। अडानी अंबानी दो के नाम ले रहे। अरे साहब, इस कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अडानी अंबानी को परमिशन दी जा रही है। योगेश जी ध्यान दीजिएगा, कोई भी पैन कार्ड होल्डर किसान की फसल उत्पाद को कितनी ही मात्रा में खरीद सकता है, इसकी छूट दी जा रही है। वो व्यापारी मैं भी बन सकता हूं, योगेश जी भी बन सकते हैं और आप भी बन सकते हैं। अंबानी और अडानी के लिए केवल कहां लिखा गया है इसमें? तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि केवल ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दूसरी बात मैं चर्चा करता हूं, योगेश जी ने बहुत अच्छी बात की, उन्हें आलू का और मटर का उदाहरण दिया। योगेश जी, मध्य प्रदेश में 2002 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, आप बताइए ना, फल और सब्जी का व्यापार व्यवसाय तो एपीएमसी के बाहर परमिट कर दिया गया था साहब। खुले में व्यापार हो रहा है भोपाल क्षेत्र में ही, जहां पे लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के नाम की मंडी, कृषि उपज मंडी में नीलामी बोली के द्वारा फल सब्जी का विक्रय होता है। वहीं पे हबीबगंज पर, भदभदा में और भी अनेक जगहों के ऊपर व्यापारी इकट्ठे होते हैं, किसान इकट्ठे होते हैं और फसल मतलब सब्जी और फलों की बिक्री होती। बताइए आप, 18 साल में कोई दिक्कत आई क्या? जबकि जो एपीएमसी की लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के नाम की मंडी है, वहां पे फल सब्जी के ऊपर मंडी शुल्क की अदायगी अनिवार्य है, मंडी वसूल करती है। भदभदा पे, हबीबगंज पे जो सब्जी फल विक्रय होते हैं उसमें वो नहीं होता। तो मेरा ये कहना कि ये तो परमिटेड है। दूसरी बात आप योगेश भाई एक और बात बताइए, क्या 1998 में आईटीसी को सोया चौपाल बना के सोयाबीन की, गेहूं की खरीदी के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए थे? और क्या उन लाइसेंसों के साथ में क्या ये शर्त नहीं थी कि जो कंपनी कम से कम 50 करोड़ की खरीदी करेगी वही अपने खरीदी केंद्र बना के चलिए बिल्कुल। और बीजेपी को लेकर बात करें, विकास जी, केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को, जी विकास जी, मैं फिर रुक करूंगा जी। तब तो आपने अंबानी अडानी जैसों को ही केवल लाइसेंस दिया था, अनुमति दी थी। चलिए इस पर भी योगेश जी से जवाब लूंगा, विकास जी इस पर भी जवाब लूंगा मैं योगेश जी से। सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्यकांत जी, एक तरफ तो किसानों का मुद्दा है और दूसरी तरफ जिस तरह से विधानसभा घेराव की तैयारी मध्य प्रदेश कांग्रेस करती दिखाई दे रही है और इसको लेकर रणनीति भी बन गई है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई कि विधानसभा के 60 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए और 2 विधायकों को लेकर भी खबर है, वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। तो ऐसे में कितना उचित है शीतकालीन सत्र जो है चलाना यहाँ पर, और कितना सही लग रहा है जिस तरह से कांग्रेस तैयारी करती दिखाई दे रही है किसान मुद्दे को लेकर? देखिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी राजनीतिक दल को अपने पार्टी के कार्यक्रम और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोरोना से कोई लेना देना नहीं है जी। इसको ये बिल्कुल कटु सत्य मान लीजिए। आप देखिए, आज चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर उन्हें कोई सार्वजनिक कार्य करना है तो करते हैं और उसमें भीड़ भी जुटती है। कहा जरूर जाता है कि उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, लेकिन कितना होता है हम और आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। इसलिए इस बात को तो आप भूल ही जाएं। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा के आधा सैकड़ा से अधिक कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं और कुछ लोगों की जांच कल तक और आनी है, क्योंकि आज भी बड़े स्तर पर जांच की गई है। तो हो सकता है यह संख्या बढ़ जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार की अपनी मजबूरी है। सरकार को सरकारी खर्च चलाने के लिए अनुपूरक बजट पास कराना अनिवार्य है, इसलिए सरकार अनुपूरक बजट पास तो कराएगी। दूसरा, नियम अनुसार एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच में एक तय समय सीमा होती है, उसके बाद सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। अब रही बात कि सत्र छोटा है, इसमें कौन से मामले आएंगे, तो उसके लिए सदन की एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, वो तय करती है कि सदन में कौन किस दिन कितना काम होगा।
उस दिन क्या चीज होगी, सारी की सारी चीज सदन की कार्य मंत्रणा समिति करती है। उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी होते हैं, विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। अभी प्रोक्तम अध्यक्ष को लेकर भी, जी बिल्कुल, इसको लेकर भी संशय बना है कि आखिर इसका चयन होगा पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए आपको बता दें, वैसे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन भी होना है जी। आज जो कैबिनेट ने जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर मोहर लगाई है, वो भी उसी में पेश किया जाना है। इसके अलावा कई और विधेयक भी आना है। और आपको बता दें कि यह सत्र इसलिए भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ अनुपूरक आएगा। अनुपूरक के अलावा जो अन्य विधेयक आएंगे, अनुपूरक बजट से यह तय हो जाएगी कि सरकार अगले 3 महीने तक, जो वित्त वर्ष की समाप्ति 31 मार्च तक, किन मदों में किन विकास बिल्कुल कितनी राशि खर्च करेगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे योगेश जी, जिस तरह से सवालों को लेकर बात की जाए, 600 से ज्यादा सवाल लगने की बात निकलकर सामने आ रही है। ध्यान आकर्षण को लेकर बात करें, 200 से ज्यादा ध्यान आकर्षण को लेकर निकलकर बात सामने आ रही है। लेकिन धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर प्रस्ताव पारित यहाँ पर पेश किया जाएगा और अनुपूरक बजट को लेकर सरकार अपना प्रस्ताव यहाँ पर रखती दिखाई देगी। और दूसरा, किसानों को लेकर जिस तरह से आप विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों चारों बातों को अगर जोड़ दिया जाए तो किस तरह दिख रहा है शीतकालीन सत्र को? देखिए, मेरी मान्यता यह है कि भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं से अपनी बचाव की मुद्रा में सबसे पहले तो उसमें प्रजातांत्रिक प्रणालियों से किसान का आंदोलन था, जो हमारा नील बाग से शुरू होने वाला, विकास जी को मालूम है अच्छी तरह, उसका गला घोट दिया गया। किसान के नेता अनिल यादव को, जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं था, बेवजह गिरफ्तारी की गई, उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। तो हमारा जो ट्रैक्टर की किसान रैली का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम किसानों की आवाज उठाते। अभी कल एक अधिसूचना जारी की गई है कि जिसमें विधानसभा के आसपास 5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर आने पर प्रतिबंधित किया जाएगा। अरे साहब, आप इतने ज्यादा भयानक हो गए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रजातंत्र लूटने का प्रयास चल रहा है, जो मध्य प्रदेश के किसानों को मारने का अभियान चल रहा है, ये इसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं शीतकालीन सत्र एक महज औपचारिकता है, क्योंकि विधेयक में बजट का और अन्य मुद्दों को पारित करना है, इसलिए एक मजबूरी है। लेकिन कांग्रेस का प्रत्येक विधायक, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पुरजोर होकर तैयारी के साथ जा रहा है। और हम प्रश्न करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को क्यों मारा जा रहा है। जहां तक विकास जी ने अभी प्रश्न किया था कि अडानी और अंबानी का नाम क्यों, बहुत अच्छी बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि आप एमएसपी के मामले में बातचीत क्यों नहीं करते? हमें तो अडानी और अंबानी के नाम पर ही बड़े डायनासोर नजर आते हैं, क्योंकि वही किसान खेत में जाकर खरीद सकता है। दूसरों, आप मंडियों की हत्या क्यों कर रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश में 259 विकास जी मंडियां हैं, जिसमें से अभी कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने की मुश्किल शुरू हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं किसान की जो फसल होती है वो मांग और पूर्ति पर आधारित रहती है। यदि मांग ज्यादा है तो किसान को अच्छा मूल्य मिल जाता है, यदि मांग कम है तो कम मिल जाता है। आप जानते हैं कि कभी हम लहसुन में हम निहाल हो गए थे, कभी हम आलू में निहाल हो गए थे, कभी हम कोथिमीर में ही हमें इतना फायदा हो जाता है। बिल्कुल योगेश जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। कब जी योगेश जी, एक चीज और जानना चाहूंगा जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते दिखाई दिए, जो कृषि कानून बनाए गए उनके जो फायदे हैं, उनके जो लाभ हैं, किसानों को बताने को लेकर ब्लॉकों में अभियान चलाया जाएगा, उसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। किस तरह देख रहे हैं कम शब्दों में इसको? जी योगेश जी। आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसान सुधार विधेयक की जो 3 परिभाषाएं आपने दे रखी है उनको स्पष्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि हमारी एमएसपी तो नहीं रहेगी। फसल बीमा योजना में आपने बेईमानी की है। फसल बीमा योजना किसानों के साथ योगेश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात करें, मसले को फोकस करिए ना जी। आपको कृषि कार्यों में क्या क्या सरकार ने मदद की है, किसानों को लाभ पहुंचाया, तो चर्चा डिरेल हो जाएगी, मुझे लगता है। बिल्कुल, लेकिन मैं इस चर्चा से जुड़ी हुई बात ले रहा हूं। जिस तरह से किसान कानून को लेकर एक बड़ा जो है आंदोलन की बात हो रही है, मार्च चलाने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से योगेश जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों के फायदे, इनके लाभ किसानों को बताने को लेकर ब्लॉक स्तर पर तैयारी की गई है और उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस तरह देख रहे हैं कम शब्दों में योगेश जी आपसे? मैं शिवराज चौहान से प्रश्न करना चाहता हूं कि आप कुछ मत कीजिए, आप मन की बात कल 1 घंटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर किसान सुधार विधेयक की व्याख्या कर दीजिए। आप किस तरीके से किसान सुधार विधेयक समझ रहे हैं और किस तरीके से किसान का
जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा और उसकी आय दोगुनी हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे किसान कृषि सुधार विधेयक है क्या। चलिए बिल्कुल, अब इसमें अंतिम प्रतिक्रिया बीजेपी की ले लेता हूं मैं। विकास बोंद्रे जी, क्या कहेंगे किसान सुधार को लेकर, जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? और एक सवाल ये भी इसके साथ जुड़ता है कि आखिर अब बीजेपी को या सरकार को इस तरह की प्रशिक्षण देने के, इस तरह के अभियान चलाने की बात नौबत आ रही है क्या? इससे पहले जो है विचार विमर्श नहीं किया गया, कानून में क्या कुछ बदलाव होना है? कम शब्दों में विकास जी आपसे। देखिए, मैं दो बातें कहता हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा विकास जी, वक्त कम है, जल्दी बात कीजिएगा जी। मैं जल्दी ही बोलूंगा, विषय आपने व्यापक खोला है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ना। देखिए, नंबर एक बात, विधेयक और जो कानून बन चुका है वो किसानों के आमदनी को इजाफा करने के मकसद से ही बनाया गया। बहुत सारे किसानों ने अपना खुल के समर्थन भी उस पर दिखाया है, इसलिए क्या उसका विरोध है, क्या समर्थन है, उस पर अभी चर्चा नहीं। अब मुद्दे की बात जो यादव जी ने बोली है उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि इस सुधार कानूनों का महत्व क्या है। साहब, महत्व इतना ही है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा व्यवसायिक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसान को बेहतर डिमांड मिले, ताकि वो सप्लाई चेन का पार्ट बनते हुए, वो स्टेक होल्डर बनते हुए बेटर प्राइस प्राप्त कर सके। अब आपने कही एमएसपी की बात, एक मिनट यादव जी, एक रिफॉर्म चाहिए था किसान को सप्लीमेंट्री बाजार उपलब्ध कराना जी, जिसमें वो सीधा बेच सके, वो ये विधेयक ये कानून दिला रहा है। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से एमएसपी किसान को मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी जो चालू सिस्टम आप भी छोड़ गए थे उसके माध्यम से एमएसपी पे खरीदी बढ़ा रही है, लेकिन वो एक अन्य रिफॉर्म होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी करेगी जो आप चाह रहे हैं। उसका अभी वर्तमान के कानून से न संदर्भ है न प्रसंग है। वो बिल्कुल देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, प्रदेश सरकार क्या उठाएगी, केंद्र सरकार किसानों को लेकर क्या कहेगी। योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त कम है। सूर्यकांत जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, बहुत छोटी पूरे जिस तरह से चर्चा को लेकर बात की जाए, किसान आंदोलन है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र मध्य प्रदेश, किस तरह देखते हैं और जिस तरह से घेराव करने की बात कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही, कम शब्दों में सूर्यकांत जी। जी, किस तरह देखते हैं तमाम परिस्थितियों को? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि पहली बात, जब संसद से एक कानून पारित हो जाता है और जब पारित होता है, पेश होता है और उस पर चर्चा होती है, तो उस चर्चा के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उसकी खामियां और उसमें किए गए प्रावधानों पर चर्चा करनी ही चाहिए। और जब एक बार वहां चर्चा हो जाती है तो खासतौर पर राजनीतिक दलों को सदन से बाहर आकर जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर इस तरह के चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विपक्ष का अपना धर्म है, विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना सिर्फ है कि जब देखिए आप चलिए बिल्कुल तीनों मेहमान प्रतिक्रिया और आगे बढ़ाता है, चर्चा को आगे बढ़ाता है, लेकिन वक्त कम है। विकास जी, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, मध्य प्रदेश में सत्र है और कोरोना है और सियासत इस पर देखने को मिलने लगी है, लेकिन जिस तरह से 28 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में विपक्ष ने खास करके कांग्रेस को लेकर बात की जाए, घेरने की रणनीति बनाई है सत्ता पक्ष को। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी, 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। अब ट्रैक्टर ट्रॉली से कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह यहां पर पहुंचते दिखाई देते हैं, जिस तरह की उन्होंने रणनीति बनाई है और सरकार की तरफ से क्या रुख देखने को मिलता है, वाकई ये सत्र शुरू होगा, देखने वाली बात होगी, दिलचस्पी होगा। इस बात मुद्दे में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।